आज की हमारी कहानी का नाम है गिद्ध की नजर। एक बार एक गिद्ध और एक चील में बहस छिड़ गई। गिद्ध का कहना था, सारे पक्षियों में मेरी नजर सबसे तेज है। मेरी नजर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चील को गिद्ध की बातों में घमंड का अनुभव हुआ। वह बोली, यूं बढ़ चढ़कर बातें मत करो, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। अरे, इसमें घमंड वाली कौन सी बात है? मेरी तेज नजर की बात तो दुनिया जानती और मानती है। तुम्हें पता है, इंसानों में तो गिद्ध जैसी तेज नजर का मुहावरा भी प्रचलित हो गया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चलो अभी परीक्षा करके देख लो। गिद्ध ऐंठ कर बोला। फिर दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि वे आसमान में बहुत ऊंचे चले, वहां से नीचे देखें कि कैसा दिखता है और कौन छोटी से छोटी चीज को अधिक ऊंचाई से देखकर ठीक ठीक बता सकता है। अगले दिन दोनों ने नियत समय पर उड़ान भरी। वे उड़े तो उड़ते ही चले गए, ऊंचे खूब ऊंचे। जब वे काफी ऊंचाई पर पहुंच गए तो गिद्ध ने चील से कहा, तुम्हारी क्या राय है? अभी और ऊंचा उड़ना है या फिर रुक जाएं? चील ने बेफिक्री से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिद्ध बोला, सांझ होने वाली है, थोड़ी ही देर में सूरज छिप जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें यहीं से परीक्षा कर लेनी चाहिए, यही उचित रहेगा। ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। चील ने सहमति दी। तब दोनों ने जमीन पर गौर से नजर डाली। चील बोली, गिद्ध जी, क्या आपको जमीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? गिद्ध ने ध्यान से देखते हुए कहा, जरा देखने तो दो, तब बताता हूँ। उसे चिढ़ाते हुए चील बोली, जरा गौर से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें आपको धोखा दे दें। गिद्ध को चील की बात बुरी लगी, पर उसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो तुम्हें नीचे से भी नहीं दिखेगा। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि आपको क्या दिख रहा है? चील ने पूछा। मुझे जमीन पर जंगल दिखाई दे रहा है और उस जंगल में एक गेहूं का दाना पड़ा हुआ है। मुझे वह दाना भली भांति दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? चील को गिद्ध की पैनी नजर पर भारी हैरानी हुई। वे चीमते हुए बोली, चलो चलकर देख लेते हैं। वे दोनों तेजी से जमीन की ओर उतरने लगे। गिद्ध आगे था और चील पीछे पीछे। चूंकि गिद्ध ने ही गेहूं का दाना देखा था, इसीलिए वह आगे तेजी से उड़ रहा था। गिद्ध जमीन पर पहुंचकर तेजी से दाने पर लपका और पल भर में ही जाल में फंस गया। वह जाल से छूटने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। चील पीछे थी, इसलिए संभल गई और जाल में फंसने से बच गई। उसने राहत की सांस ली। फिर वह व्यंग कसते हुए गिद्ध से बोली, आपकी नजर की दाद देती हूँ। आपने इतनी दूर से एक छोटा सा दाना तो देख लिया, पर आपको इतना बड़ा जाल नहीं दिखाई दिया। ऐसी दूरदृष्टि भी किस काम की, जो आपको जाल में फंसा दे और आपकी जान पर बनाए। यह सुनकर गिद्ध का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अब अपनी मौत आस पास मंडराती नजर आ रही थी और वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। तो देखा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताना कैसी लगती है हमारी कहानियाँ। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कोई विद्वान आया। वह विद्वान अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने राजा को पहले अपना परिचय दिया, फिर यह कहा कि मैंने सुना है आपके दरबार में विद्वानों की कमी नहीं है। जी हाँ, मैं अपने विद्वानों की बुद्धिमत्ता पर गर्व करता हूँ। महाराज ने कहा, महाराज, मैं कई भाषाओं का प्रकांड पंडित हूँ। क्या आपका कोई विद्वान मेरी मातृभाषा के बारे में बता सकता है? इतना कहते ही उसने मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में अपना भाषण दिया। राजा को उसकी योग्यता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका तो कई भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है, ऐसे में इसकी मातृभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है? बताइए महाराज, मेरी मातृभाषा क्या है?
उस विद्वान ने राजा से कहा। दरबार में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। राजा ने अपने एक विद्वान तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, महाराज, दरबार में आए विद्वान अतिथि की सेवा करने का मुझे एक मौका प्रदान करें और उन्हें अतिथि गृह में ठहरने की अनुमति दें। तेनालीराम के कथनानुसार वैसा ही किया गया। विद्वान को अतिथि गृह में ठहराया गया। तेनालीराम उनकी सेवा में जुट गया। एक दिन विद्वान किसी वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। तेनालीराम उनका पैर स्पर्श करने आया और उनके पैर में कांटा चुभो दिया। विद्वान छटपटाते बोला, अम्मा अम्मा। दर्द के मारे वह कराहने लगा। तेनालीराम ने उसके उपचार के लिए वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने उसे दवा दी। जब दरबार लगा तो विद्वान को वहां उपस्थित होना पड़ा। उसने महाराज से कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा महाराज? कौन बताएगा मेरी मातृभाषा क्या है? इतने में तेनालीराम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। महाराज, हमारे विद्वान अतिथि की मातृभाषा तमिल है। ये आपको कैसे पता चला? महाराज के बोलने से पहले ही विद्वान बोल पड़ा। अतिथि महोदय, व्यक्ति जब दुख अथवा संकट में होता है तो उसकी जुबान पर मातृभाषा के शब्द ही आ जाते हैं। जैसे कल मैंने आपके पैर में कांटा चुभोया तो दर्द से कोहराते हुए आप अम्मा अम्मा कहने लगे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम ने कहा, लेकिन आपने मेरे पैर में कांटा क्यों चुभोया था? यही जानने के लिए। मुझे माफ कर देना अतिथि महोदय। मैं मान गया कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इतना कहने के बाद अतिथि ने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम ने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया है। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूँ। यह सुनते ही महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक दिन दो युवा दोस्त राम और श्याम ने जंगल जाने का फैसला किया और किसी भी खतरे के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का वादा भी किया। अचानक जंगल के रास्ते में एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। राम जल्दी से दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी ओर श्याम के पास पर्याप्त समय नहीं था। बचने के लिए वह जमीन पर लेट गया जैसे वह मर गया हो। भालू तेजी से आगे बढ़ा और श्याम के पास आया। ऐसा लगा जैसे भालू श्याम के कान में फुसफुसा रहा हो। श्याम ने अपनी सांस रोककर रखी थी और कुछ देर बाद भालू चला गया।
राम पेड़ से नीचे आया और पूछा, श्याम, भालू ने आपके कान में क्या फुसफुसाया? श्याम ने जवाब दिया, भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा है, जो खतरे के समय भाग जाते हैं। नैतिक शिक्षा। हमें भगवान की योजनाओं में विश्वास रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? आज हम नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बैल और गधा। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों की भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उसने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदरपूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। ये देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे, क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक दूसरे के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उससे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए।